एक बार फिर से मैं सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। जगदीश प्रसाद गुप्ता जी को, डॉक्टर सीपी पालीवाल जी को, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी को और डॉक्टर अनुराधा पालीवाल जी को। और जैसा कि आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो ज्ञान का वर्गीकरण है और उसका मानव के जीने के साथ उसका क्या संबंध है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि हम सनातन परंपरा को देखते हैं तो सनातन परंपरा में स्लाइड नहीं आ रही है आपकी। आपने स्लाइड शेयर की है? शेयर स्क्रीन। हाँ, इसे वो कर दो, फुल स्क्रीन। हाँ, अब आ गया। तो यदि हम सनातन परंपरा को देखते हैं तो मूल रूप से हमको स्मृति और श्रुति स्मृति के रूप में हमको ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो जिसमें जो श्रुति हैं उनको हम लोग 4 वेदों के रूप में जानते हैं। उसमें आरण्यक हैं, फिर उपनिषद हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यदि इन आरण्यकों को देखते हैं तो इसमें मूल रूप से आरण्यक में दर्शन है और ब्राह्मणों में उन दर्शनों का भाष्य है और उपनिषद जो है वो दर्शनों को विस्तार करते हैं। और इन्हीं उपनिषदों के आधार पर फिर आगे जाके हमारे षट दर्शन निकले हैं और तंत्र, ज्योतिष और गणित के दर्शन भी इसी से निकले हैं। तो मूल रूप से जो षट दर्शन है वो उपनिषदों के निचोड़ के रूप में है, जिनकी बात जो है भगवत गीता में देखने को मिलती है। तो मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, इसमें मैंने लिखा है कि जो वेद हैं, तो वेद में मूल रूप से 4 वेद हैं जिनको हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहते हैं। इसमें मूल बात समझने की क्या है? मूल बात समझने की ये है कि जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं, इसमें से जो ऋग्वेद है वो मूल रूप से ज्ञान की बात करता है और जो सामवेद है उसमें उपासना है और यजुर्वेद है वो उसमें कर्म है और जो अथर्ववेद है उसमें विज्ञान है। तो इससे पता लगता है कि जो भारतीय सनातन परंपरा है उसमें ज्ञान, विज्ञान और विवेक को मैं उपासना और कर्म को मैं सम्मिलित रूप से विवेक के रूप में देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो सनातन ज्ञान परंपरा है उसमें ज्ञान, विवेक और विज्ञान के रूप में धाराएं बनी रही हैं। और यदि हम ज्ञान को देखते हैं तो वो दार्शनिक तर्क के रूप में उसका विकास हमको देखने को मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो श्रुति ग्रंथ हैं उसमें आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद हैं जिनमें दर्शनों को लेकर बात की गई है और इन्हीं दर्शनों का जो निचोड़ है वो फिर हमको इन्हीं दर्शनों का जो निचोड़ है वो हमको षट दर्शन के रूप में देखने को मिलता है। और यदि हम ईस्टर्न फिलॉसफी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसमें जैन और बौद्ध दर्शनों को भी शामिल किया जा सकता है। तो जो लोग वैदिक परंपरा को मानते हैं यानी श्रुति सम्यक दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि वो आस्तिक दर्शन है। आप बोलिए, सबको म्यूट कर दें। आवाज आ रही है बीच बीच में, आपको साउंड म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो बीच बीच में काफ़ी लोगों का आवाज़ आ रहा है। उन्होंने अपने माइक को म्यूट नहीं किया है। पापा होस्ट है ना? अब नहीं, को होस्ट। हाँ, अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम ईस्टर्न फिलॉसफी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सनातन दर्शन है जिनको षट दर्शन कह रहे हैं। उसके बाद उपदर्शन है जिसमें तंत्र, ज्योतिष, गणित, चारवाक है। और इसके बाद जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है। और जिसमें से जो कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कि वेदों के आधार पे जिन्होंने अपनी दार्शनिक निष्पत्ति या तर्क को नियोजित किया, उनको हम लोग आस्तिक दर्शन कहते हैं। और कुछ दर्शन ऐसे हैं जिनकी निष्पत्तियाँ वेद के आधार पे नहीं है, उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। जैसे चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन को हम नास्तिक कहते हैं। नास्तिक का मतलब ये नहीं होता कि जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। यहाँ नास्तिक का केवल इतना ही आशय है कि उनकी निष्पत्तियाँ जो हैं वो वेद के आधार पे नहीं है।
और इसके बाद हमारे जो श्रुति ग्रंथ हैं उसके अलावा हमारे पास स्मृति ग्रंथ भी जो है भारतीय सनातन परंपरा में देखने को मिलती हैं। इन स्मृतियों को यदि वर्गीकृत करते हैं तो इनके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको वेदांग बोलते हैं। तो वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त की बात आई है। इसके बाद उपवेद हैं जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद हैं जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से निकले हैं। इसके बाद जिनको अपांग कहते हैं, अपांग में जो षट दर्शन हैं जिनको न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में जाना जाता है। यदि हम स्मृतियों को देखते हैं तो स्मृति ग्रंथों में और भी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे स्मृति जिसमें स्मृतियों को शामिल किया गया है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु आदि जो स्मृतियाँ हैं ये लगभग संख्या में 18 हैं। वैसे तो 108 से ज़्यादा हैं, लेकिन मूल जो स्मृति ग्रंथ हैं तो उसमें गौतम स्मृति है, वशिष्ठ, नारद, भृगु स्मृति, इस तरीके से 18 धर्मशास्त्रों को हम लोग स्मृति के अंदर शामिल करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हम लोग भारतीय समाज में देखते हैं वो मनु स्मृति का है, क्योंकि मनु ने 4 वर्ण, 4 आश्रम, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, भय, आस्था, प्रलोभन के आधार पर भारतीय समाज को एक व्यवस्था देने का प्रयास किया था। लेकिन अभी समय के साथ साथ जो है मनु की जो स्मृति है या जो मनु ने समाज व्यवस्था दी थी उस पर विचार होने लगा है कि उसमें और क्या परिमार्जन हो सकता है। इसी तरीके से स्मृति ग्रंथों में इतिहास के रूप में हम लोग रामायण और महाभारत को मानते हैं। फिर इसके बाद पुराण हैं। पुराणों की संख्या भी काफ़ी है, लेकिन उसमें से ये 18 पुराण जो हैं काफ़ी प्रचलित हैं और इनके आधार पर बहुत सारे कर्म कांडों को हम भारतीय समाज व्यवस्था में देखते हैं। इसमें ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। इस तरीके से 18 पुराण हमको हमारी भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा में देखने को मिलता है। फिर कुछ नीति व दर्शन के शास्त्र हैं। तो दर्शन के शास्त्रों की तो जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, इस तरीके से न्याय सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है, योग सूत्र है, पूर्वी मीमांसा सूत्र है और फिर वेदांत सूत्र है। तो वेदांत सूत्र के जो प्रतिपादक हैं वो बादरायण रहे हैं और बाद में शंकराचार्य जी के जो गुरु थे उन्होंने ब्रह्म सूत्र के आधार पे अद्वैत मत का प्रतिपादन किया था। और फिर उत्तर मीमांसा में हमको 6 प्रकार के मत देखने को मिलते हैं, जिसमें अद्वैत है, द्वैत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है और फिर अचिंत्य भेदाभेद है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय दर्शन परंपरा रही है, जो भारतीय सनातन परंपरा है, जो श्रुति और स्मृति के रूप में है, यदि इसमें ज्ञान की धाराओं को, ज्ञान के वर्गीकरण को यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो वो हमको इस रूप में दिखता है कि उसमें एक ज्ञान की धारा है, जो दूसरी धारा जिसको उपासना और कर्म कह रहे हैं, उपासना और कर्म को मिला के हम विवेक की धारा बोल सकते हैं। और जो तीसरी धारा है जिसको हम लोग अथर्ववेद के आधार पे कह रहे हैं वो विज्ञान की धारा है। तो ये 3 धाराएं जो है निरंतर बनी रही हैं। यदि सनातन परंपरा में ज्ञान के प्रवाह को समझने की कोशिश करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि ज्ञान को समझने के लिए जैसा उत्तर मीमांसा में प्रतिपादित किया गया, जिसमें जो ब्रह्म सूत्र के आधार पे जो प्रतिपादन है, जिसमें कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में जो है ब्रह्म की व्याख्या प्रस्तुत की गई कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, ब्रह्म है इस रूप में। और ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है उसमें कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म के रूप में ज्ञान को प्रतिपादन करने का काम किया गया। लेकिन जब हम विवेक या व्यवहार की धारा को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि मनु स्मृति में है ना व्यवहार के सूत्रों को मूल रूप से प्रतिपादित किया गया है। इसके अलावा एक राज्य की धारा है जिसमें राजनीतिक चिंतन हुआ है, राजा का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या दायित्व है। तो इस तरीके से यदि हम भारतीय सनातन परंपरा को देखते हैं तो उसमें 3 धाराएं दिखती हैं। एक धारा ज्ञान की है, दूसरी विवेक की है और तीसरी विज्ञान की धारा है। तो हम लोग जिसको अभी विज्ञान कहते हैं, लेकिन जो वैदिक विज्ञान है वो भिन्न प्रकार का विज्ञान है।
वैदिक विज्ञान जो है मूल रूप से उत्पादन से जुड़ता है, उत्पादन परंपराओं को, और जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में के इससे संबंधित जो सूत्र हैं उसको मिला के सम्मिलित रूप से विज्ञान कहते हैं। तो ये एक हमारी स्मृति में रहना चाहिए जब हम अपने ज्ञान परंपरा के वर्गीकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मूल धाराएं हैं वो ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में हैं, और विवेक का संबंध जो है व्यवहार के साथ में है। मानव का जो व्यवहार है वो परिवार के रूप में रहता है। हम लोग यदि अपनी सनातन परंपरा में देखते हैं तो हमारा संपूर्ण व्यवहार जो है परिवार में है, या परिवार के रूप में व्यवहार होता है, या फिर समाज और राष्ट्र के बीच में व्यवहार होता है, फिर राष्ट्र और राष्ट्र के बीच में व्यवहार होता है। तो व्यवहार की एक धारा है जिसमें संबंध का पहचान होता है ना, और संबंध की स्वीकृति होती है। संबंध की स्वीकृति के साथ संबंध निर्वाह की क्रिया होती है। हर संबंध में कुछ कर्तव्य और दायित्व होते हैं। इस तरीके से व्यवहार की धारा हमको अपनी सनातन परंपरा में देखने को मिलती है। जैसा मैंने कहा कि मुझे इसमें ये लगता है कि मनु महाराज ने इसको एक प्रकार से स्ट्रक्चर देने का प्रयास किया था। हालांकि उस स्ट्रक्चर को लेकर अभी बहुत सारे विमर्श हमको भारतीय परंपरा में देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि जो उन्होंने 4 वर्ण और 4 आश्रम में समाज को बांटा था, अभी 4 आश्रम में रहने वाले लोगों की संख्या तो एक प्रकार से नगण्य हो गई है, और जो 4 वर्ण में बांटा था, जिसको अपन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य आदि बोल रहे हैं, उसमें भी मतभेद पैदा हो गया है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मनु महाराज ने जो है जन्मना ब्राह्मण की बात नहीं की थी, है ना, कर्मणा बात की थी। लेकिन अब अभी उसमें विस्तार से नहीं जाते हैं। तो मूल बात कहने की इतनी ही है कि ज्ञान विवेक और विज्ञान के रूप में, जिसको अपन ज्ञान को कह रहे हैं मूल रूप से, जिसमें आत्मा परमात्मा परलोक आदि और प्रकृति के रूप गुण स्वभाव धर्म आदि का बात होता है, वो ज्ञान का क्षेत्र है जिसमें। और जो दूसरा जो विवेक का क्षेत्र है, जिसको मैंने कहा कि व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में जो मानव के बीच में परस्पर संबंध होते हैं, संबंध का निर्वाह होता है, उसको विवेक का या व्यवहार का क्षेत्र बोल रहे हैं। और तीसरा विज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें सारी उत्पादन प्रणालियाँ प्रक्रिया, उसकी शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण आदि आता है। और उसके साथ साथ जिसको कह रहे हैं राज्य व्यवस्थाएं आती हैं। और राज्य व्यवस्थाओं को यदि हम अपनी धारा में देखते हैं, वर्तमान तक यदि हम देखते हैं, तो पहले हम लोग किसी समय राज्य व्यवस्था से पूर्व हम लोग कबीला युग में थे, और फिर धीरे धीरे राज्य व्यवस्थाएं विकसित हुई, जिसको राजतंत्र बोलते हैं। और राजतंत्र से फिर कुछ साल 100 साल पहले के हमारे यहाँ प्रजातंत्र आ गया, और अभी हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं। और जो प्रजातंत्र है हमारा, अभी उसको सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में जानते हैं। तो मेरा यहाँ आज के व्याख्यान में आपको विगत से कनेक्ट करने का उद्देश्य ये था कि यदि हम आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था और उसमें जो ज्ञान और एजुकेशन का कंटेंट है, यदि इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें ये समझ में आता है कि इनकी जो अप्रोच है वो फ्रेगमेंटेड है। जैसे वो ज्ञान को विज्ञान के साथ और विज्ञान को विवेक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाने के कारण से समस्या आती है। एक प्रकार से विखंडित मानसिकता जो है वो पैदा होती है, खंडित मानसिकता जो है वो पैदा होती है। ये एक समस्या हम लोगों को देखने को मिल रही है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं ये कहूँ कि जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी है, ब्लूम ने भी जो अपनी बात की, जिसको अपन कहते हैं कि जो नॉलेज सिस्टम है उसका जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को या लर्निंग के एरियाज को उन्होंने 3 हिस्से में वर्गीकृत किया है। एक है जिसको संज्ञानात्मक बोलते हैं, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा है जिसको हम लोग भावनात्मक डोमेन कह रहे हैं, या जिसको अंग्रेजी में कहें तो बिहेवियरल डोमेन कहते हैं, जिसको मैं विवेक कह रहा था। और तीसरा है जिसको साइकोमोटर कह रहे हैं। साइकोमोटर का मतलब है जो शारीरिक कौशल से संबंधित हैं। इंजीनियरिंग में और खासकर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो है ब्लूम का ये जो साइकोमोटर डोमेन है, इसी को लेकर बहुत सारा काम है।
और अभी हमारे देश में भी जो है ब्लूम का टैक्सोनॉमी ही इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एक्सेप्टेड है। और जैसा तो इससे भी ये पता लगता है कि जो ब्लूम ने क्लासिफिकेशन किया उसमें भी वही 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको संज्ञानात्मक कह रहे हैं, जिसको कॉग्निटिव कह रहे हैं, जिसका संबंध ज्ञान के साथ है। दूसरा हिस्सा है जिसको भावात्मक कह रहे हैं या बिहेवियरल कह रहे हैं, या एटीट्यूडनल जो डोमेन कह रहे हैं उसका संबंध व्यवहार के साथ है। और जो तीसरा है जिसको हम लोग स्किल का या मैनुअल या शारीरिक कौशल का डोमेन बोल रहे हैं, वो साइकोमोटर है। और साइंस टेक्नोलॉजी की सारी टेक्सोनॉमी जो है वो ब्लूम के आधार पर ही है। तो इससे पता लगता है कि जो ट्रेडिशनली हम लोग परंपरा से ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में जो नॉलेज सिस्टम को क्लासिफाई करते आ रहे थे, उसी तरीके से ब्लूम ने भी उसको क्लासिफाई किया है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो नॉलेज का जो डोमेन है उसमें उन्होंने याद रखना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण को बाद में जोड़ा गया, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना आदि, क्रिएट करना, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन और क्रिएटिंग, इस रूप में उन्होंने नॉलेज के डोमेन को डिफाइन करने का प्रयास किया है। बिहेवियरल डोमेन को हम समझने जाते हैं तो इसमें उन्होंने रिसीविंग फिनोमेना, मतलब हम जब किसी के संपर्क में आते हैं तो उससे जो भी हमको रिसीव होता है इमोशनल रूप में, फिर उसका जो रिस्पॉन्ड करने का जो फिनोमेना है, फिर एवेल्युएटिंग होती है, एक दूसरे का परस्पर में मूल्यांकन होता है, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम लोग संस्थाएं बनाते हैं या समितियां बनाते हैं, सभाएं बनाते हैं, या हम राष्ट्र के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सब बिहेवियरल डोमेन का हिस्सा है। या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, वो भी एक प्रकार से जो बिहेवियरल डोमेन है ब्लूम का, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है उसमें कुछ इंटरनलाइज करते हैं, वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करते हैं। और फिर जो तीसरा जो डोमेन है जिसको हम कह रहे हैं कि वो साइंस का एरिया है, साइंस टेक्नोलॉजी का एरिया है, जिसको साइकोमोटर बोल रहे हैं, तो उसमें भी परसेप्शन है, फिर कुछ नॉलेज के सेट बनाते हैं, फिर गाइडेड रिस्पांस है, फिर मैकेनिज़म्स हैं, एडॉप्टेशन है, और फिर ओरिजिनेशन है, और फिर व्युत्पत्ति है। इन सबके योगफल में फिर जिसको हम कह रहे हैं कि किसी यंत्र को या इंजीनियरिंग को विकसित करने का काम होता है। तो सनातन परंपरा से जो ब्लूम का क्लासिफिकेशन है वो जुड़ता है, लेकिन इसमें एक ही कमी है जो देखने को मिलती है कि जो ज्ञान का जो डोमेन है वो बिहेवियरल डोमेन से कनेक्ट नहीं होता है, और जो बिहेवियरल डोमेन है वो साइंस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो शिक्षा का ढांचा खांचा बनाया गया उसमें इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है वो बिहेवियरल एजुकेशन से कनेक्ट नहीं होती है, और जो बिहेवियरल एजुकेशन है वो फिलॉसफी से कनेक्ट नहीं होती है, यानी जो ज्ञान का डोमेन है उससे कनेक्ट नहीं होती। ये कमी हमको देखने को मिलती है। और इसीलिए हमको लगता है कि जो भारत सरकार में नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा वस्तु या शिक्षा जो कैरिकुलम डेवलपमेंट का काम होना है और उसके आधार पे कंटेंट डेवलपमेंट का काम होना है, तो मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को हमको अपनाना चाहिए कि जिसमें ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों जो है इंटीग्रेट हो सके। इसके बाद यदि हम डेवी का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो एक प्रकार से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, वो भी एक नॉलेज का ही क्लासिफिकेशन बोला जाएगा, तो उसमें उन्होंने 10 मेजर कैटेगरीज में पूरे नॉलेज सिस्टम को या एजुकेशन के कंटेंट को क्लासिफाई किया है, जिसमें नंबर 1 पे है फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, दूसरे में रिलीजन है, तीसरे पे सोशल साइंसेस हैं, चौथे पे लैंग्वेज है, पाँचवें में प्योर साइंसेस है, फिर टेक्नोलॉजी है, फिर आर्ट एंड रिक्रिएशन है, और फिर इसके बाद लिटरेचर है, फिर 9वें नंबर पे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। और इसके बाद जो अनडिफाइंड जो भी एजुकेशन के एरियाज़ हैं उनको उन्होंने 0-0 में डाल दिया है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन साइंस है, एजुकेशन भी इसी में है, जर्नलिज्म भी इसी में है जिसको हम लोग कहते हैं, और इस तरीके के जो जनरल वर्क हैं उनको उन्होंने 0-0 कैटेगरी में डाला है।
इसमें भी जो समस्या यही है कि ये सारे एकेडमिक डोमेन जो हैं या जो नॉलेज के ज्ञान मंडल हैं इनको कहें, तो ये ज्ञान मंडल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। कुछ कुछ जगह पे कनेक्शन दिखता है जिसको हम लोग इंटरडिसिप्लिनरीज बोलते हैं, लेकिन जब हम आदमी के जीने को देखते हैं तो पता लगता है आदमी के जीने में एजुकेशन के सभी जो ज्ञान मंडल हैं उन सबके साथ आदमी के जीने का संबंध होता है। यानी उसके जीने में फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, रिलीजन भी है, सोशल साइंस भी है, लैंग्वेज भी है। तो इसलिए जो ज्ञान ऐसी होना चाहिए जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हमको यदि बच्चों को तैयार करना है तो हमको एक इंटीग्रेटेड कैरिकुलम और उसके बाद इंटीग्रेटेड कंटेंट डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, जिसमें सभी एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो हैं उनको इंटीग्रेट करके बच्चों के को उसमें उनकी अपब्रिंगिंग के लिए जो है हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो उससे फ्रैगमेंटेड मानसिकता बनती है, जैसा हमने पिछले कुछ एक 40-50 साल में देखा कि जो लोग सोशल साइंस पढ़ लेते हैं उनको साइंस से कोई भी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहता है। जो लोग साइंस पढ़ लेते हैं उनको फिलॉसफी, लैंग्वेज और सोशल साइंस के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। तो इसके कारण से उनमें एक अधूरापन देखने को मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई एक अधूरापन है। इसलिए जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो विद्यार्थी होते हैं वो जो सोशल फील्ड है उसको नहीं समझ पाते हैं ठीक तरीके से, और जो सोशल फील्ड से जुड़े हुए जो विद्यार्थी होते हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटीग्रेटेड हमको एक अप्रोच को डेवलप करने की आवश्यकता है, और इसमें जो टीचर एजुकेशन है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है आने वाले समय में हो सकती है। फिर यदि हम देखें कि जो फंडामेंटल जो डिसिप्लिन्स होते हैं जिनके आधार पे पूरे एजुकेशन के कैरिकुलम डेवलपमेंट का काम होता है, तो यदि हम इसको देखते हैं तो हमको पता लगता है कि ऐसे जो फंडामेंटल जो एरियाज़ हैं वो केवल 5 ही हैं। एक है जिसको फिलॉसफी कह रहे हैं, दूसरा मैथमेटिक्स है, तीसरा नेचुरल साइंस है और चौथा टेक्नोलॉजी है, पांचवा जो है सोशल साइंसेज हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन में बाकी सारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं। इसमें मूल रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो एकेडमिक डिसिप्लिन है या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एरिया है वो फिलॉसफी है। और फिलॉसफी क्या चीज़ है? तो फिलॉसफी को ऐसा समझ सकते हैं, यदि हम बहुत कम शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड मीनिंग। यानी फिलॉसफी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी और उसके मीनिंग को समझने का प्रयास है। और फिलॉसफी के फिर 3 हिस्से हैं जिसको मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी कह रहे हैं। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, उसको मेटाफिजिक्स कह रहे हैं। और जो एपिस्टेमोलॉजी है इसको ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं, मेटाफिजिक्स को तत्व मीमांसा बोलते हैं। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब है स्टडी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी, और जो एक्सियोलॉजी है वो स्टडी ऑफ वैल्यूज़ है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में ही जिसको हम लोग फिलॉसफी कह रहे हैं वो है। और फिर आगे जाके फिर इनके भी अलग अलग एरियाज़ हैं जिनको हम लोग फिर कभी इसमें समझेंगे कि जो मेटाफिजिक्स है उसमें ऑन्टोलॉजी है, थियोलॉजी है, फिर एपिस्टेमोलॉजी में फिलॉसफी ऑफ माइंड है या फिलॉसफी ऑफ साइंस है, फिर इसके बाद एक्सियोलॉजी है, उसमें एथिक्स है, एस्थेटिक्स हैं, उसमें मॉरल है, वैल्यूज़ हैं, ये सबको मिला के एक्सियोलॉजी कह रहे हैं। लेकिन जो बेसिक जो एकेडमिक एरिया है वो फिलॉसफी है, जिसको अपन फंडामेंटल कंटेंट ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं। और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो अल्टीमेट रियलिटी एंड मीनिंग को समझना था। और किस अल्टीमेट रियलिटी से क्या मतलब है? जो एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारे चारों ओर जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी प्लेनेटरीज बॉडीज़ हैं, हमारी अर्थ है, अर्थ में जो है पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है और ज्ञानावस्था का मानव है। तो उसको समझना फिलॉसफी का जो है मूल उद्देश्य ये था कि उसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या है।
दूसरा जो फंडामेंटल क्वेश्चन था, व्हाट इज नोइंग, हमको समझना क्या है, जिसको जानना कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, और व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब यदि हम फिलॉसफी को देखते हैं तो हमको पता लगता है कि एग्जिस्टेंस को लेकर, नॉलेज को लेकर और सही गलत को लेकर अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है। जबकि फिलॉसफी के स्ट्रीम को यदि हम समझते हैं तो भारतीय सनातन परंपरा में भी हजारों साल हो गया, और यदि हम वेस्टर्न फिलॉसफिकल स्कूल्स को स्टडी करते हैं तो लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा से वेस्टर्न फिलॉसफीज जो हैं काम कर रही हैं, लेकिन वो इस निश्चित निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई हैं कि एग्जिस्टेंस क्या है, नोइंग क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि यदि हमने सही गलत को पहचान लिया होता तो आज धरती बर्बाद नहीं होती, हम लोग पर्यावरण प्रदूषण का शिकार नहीं होते, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार नहीं होते। इसका मतलब फिलॉसफिकल लेवल पे हम लोग जो फंडामेंटल क्वेश्चंस थे आज भी उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये एक कमी है। तो मुझे लगता है कि जो फिलॉसफी है उसका जो मूल ऑब्जेक्टिव था, द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड मीनिंग, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर इसके बाद आता है मैथमेटिक्स है, क्योंकि फिलॉसफी एक समय मैथमेटिक्स को भी फिलॉसफी मानते थे और कुछ लोग मैथमेटिक्स को साइंस मानते थे। बाद में धीरे धीरे जो मैथमेटिक्स एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हो गया। तो मैथमेटिक्स का पर्पस क्या था, द स्टडी ऑफ नेसेसरी ट्रुथ अबाउट इन्फरेंस, ऑर्डर, क्वांटिटी एंड रिलेशन, जिसको अपन गणित कह रहे हैं। लेकिन यदि हम गणित के ट्रेंड को हम देखने जाते हैं तो गणित का ट्रेंड दो जगह जा रहा है। एक जगह जा रहा है जिसमें हम लोगों ने तकनीकी संसार को विकसित किया है, दूसरी तरफ जो जा रहा है वो वर्चुअल रियलिटी को पैदा कर दिया। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कि जो रियलिटी नहीं है लेकिन रियलिटी जैसा लगता है, और उसके कारण से एक कंप्यूटर, इंटरनेट और कंप्यूटर गेम का एक बड़ा वर्ल्ड जो है वो गणित के माध्यम से पैदा हुआ है। और दूसरा जो गणित का उपयोग, एप्लीकेशन जो है साइंस में हुआ, उसके कारण से हम लोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के यदि ट्रेंड को देखते हैं तो हमको पता लगता है कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर उपयोग युद्ध के लिए हुआ है। यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और गणित जो है वो जीने से नहीं जोड़ रहा है, वो युद्ध की सामग्री और भोग विलास की सामग्री को बनाने में जो है इसका गणित और जिसको हम लोग नेचुरल साइंस कह रहे हैं उसका उपयोग हुआ है। और उसके कारण से धरती जो है बर्बाद होने की स्थिति में आ गई है। और हम ऐसा देख पा रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो प्रदूषण है, जो पेंडेमिक है, जो क्लाइमेट चेंज है, जिसको लेके यूनाइटेड नेशन और दुनिया भर की सरकारें जो है चिंतित रहती हैं, उनका मूल कारण है कि गणित जो है और जो नेचुरल साइंस है, जिसको मैथमेटिक्स और साइंस कह रहे हैं, ये दोनों की दिशा जो है वो ठीक से पहचानी नहीं गई है मानव जाति में। इसीलिए ये पूरी की पूरी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी संसार को पैदा कर रही है जो एक प्रकार से इस पृथ्वी के लिए भस्मासुर बन गया है ना। भस्मासुर का मतलब है कि अपने अस्तित्व को नष्ट करने की जगह पे जो है साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स पहुंच गए। तो इसलिए जब हम बच्चों के अंदर एक संस्कार को आरोपित करना चाहते हैं तो हमको मैथमेटिक्स और जो नेचुरल साइंसेस हैं उनकी दिशा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। नेचुरल साइंस को यदि समझते हैं, यदि हम बहुत शार्ट में समझें तो नेचुरल साइंस को आदमी क्यों समझना चाहता था, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, एस्ट्रोनॉमी को, जियो साइंसेस को, बायोलॉजी को आखिर क्यों समझना चाहता है? तो वो उसका मूल ऑब्जेक्टिव था द स्टडी ऑफ रेगुलर बिहेवियर ऑफ द नेचर। हम क्योंकि मानव का जीना जो है वो नेचर के साथ होता है। जैसे हमारा जो जीना है, हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो भी हमारा रहन सहन है, उसमें मौसम के साथ हमारा संबंध है, बरसात के साथ है ना, हमारी उत्पादन साइकिल जुड़ी है, ठंड के साथ उत्पादन साइकिल जुड़ा हुआ है ना, गर्मी के साथ भी हमारा उत्पादन साइकिल जुड़ा हुआ है। तो मौसम के साथ हमारा जीना, हमारे शरीर के पोषण संरक्षण के लिए जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो हमको नेचर से प्राप्त होती हैं। तो यदि हम नेचर के रेगुलर बिहेवियर का अध्ययन करते हैं तो हम जो प्रकृति में व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ जी सकते हैं। तो इसका मतलब है शिक्षा का मूल उद्देश्य ये था कि जो नेचर का रेगुलर बिहेवियर है वो नेचुरल साइंसेस के माध्यम से समाज में स्थापित
हुआ इसके विपरीत। हुआ क्या है कि नेचुरल साइंसेस ने बच्चों के अंदर अस्थिरता, अनिश्चितता की जीवन शैली को और उसकी मानसिकता को स्थापित कर दिया, और उस मानसिकता का परिणाम जो है अभी हम लोग समाज में देख रहे हैं, जिसके कारण से व्यक्तिवाद आ गया, जिसके कारण से मनमानी करने की प्रवृत्ति आ गई, जिसके कारण से नेचुरल रिसोर्सेज का जो है अंधाधुंध दोहन होने लगा, प्राकृतिक संपदा का दोहन होने लगा, जंगल के जंगल काट डाले, पूरा हवा पानी मट्टी सबको बर्बाद कर दिया। हम लोग इस जगह पे पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि नेचुरल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव था उस जगह पे हम पहुंचाने की मानसिकता बच्चों के अंदर स्थापित नहीं कर पाए। यदि हम बच्चों के अंदर इस मानसिकता को स्थापित नहीं कर पाते हैं तो हमारी शिक्षा का औचित्य क्या है? क्या शिक्षा इसलिए तो नहीं है कि वो भस्मासुर पैदा करेगी। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य तो यही था कि वो जीने के साथ जुड़ना चाहिए, जीने में गुणात्मक परिवर्तन में शिक्षा का योगदान होना चाहिए। तो जो फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेज है, इसका मानव के जीने में गुणात्मक परिवर्तन के रूप में भूमिका की यदि हम समीक्षा करते हैं तो वो नकारात्मक ही ज़्यादा दिखती है। यदि कोई सकारात्मक पक्ष है तो जिसको हम कह रहे हैं दूरगमन, दूरदर्शन, श्रवण के रूप में जो टेक्नोलॉजी आई है, जिसने मानव को मानव के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे जोड़ने का काम किया, ये एक सकारात्मक है। लेकिन इसमें भी अभी जो कंटेंट फ्लो हो रहा है, यदि उसको विश्लेषित करते हैं, जैसे इंटरनेट के कंटेंट को विश्लेषित करते हैं, तो पता लगता है वो ज़्यादातर मानसिकताओं को करप्ट करने का काम कर रहा है, जिसका प्रमाण हम लोग हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि सारे फिल्म स्टार जो हैं वो ड्रग में डूबे हुए हैं, है ना। उनमें अश्लीलता की प्रवृत्तियां जो हैं वो उनके परिवारों में घर कर गई हैं। उनके बच्चे जो हैं अनस्टेबल मैरिज रिलेशनशिप में जी रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं वो ड्रग का शिकार हो गए। जिन लोगों के पास अपार संपत्ति है, जिनका बहुत यश है, जिनका शासन में बहुत प्रतिष्ठा है, समाज भी जिनको सिर पे बिठा के घूमता है, उनके बच्चों की और उनके खुद के जीवन की दुर्गति देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हुई है ना। और ये जो जिसको हम कह रहे हैं कि जो मानव जाति के लिए जो सकारात्मक है, वो सकारात्मकता जो है वो नकारात्मकता की दिशा में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है कि जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? तो टेक्नोलॉजी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, जिसकी हमने थोड़ी सी चर्चा की। और मैंने कहा कि इसमें इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ऐसी ढेर सारी ब्रांचेस इसमें से निकली हुई है ना। तो जो साइंस और मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन हुआ, उसके कारण से जो टेक्नोलॉजी निकली, यदि इस टेक्नोलॉजी की हम समीक्षा करें तो ज़्यादातर ये युद्ध में लगी है। और इसके बाद यदि युद्ध के बाद दूसरा कोई एरिया है जिसको हम कहें कि विलासिता में टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। और युद्ध और विलासिता जो है वो मानव जाति को सुखी नहीं करता है, मानव जाति के दुख का कारण होता है। विलासिता के कारण हमने सारे नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए और धरती में असंतुलन को पैदा कर दिया। और जो टेक्नोलॉजी युद्ध के लिए इस्टेब्लिश हुई है, तो जैसे पहले आदमी, जिसको कह रहे हैं कि कबीला युग में या जंगल युग में पत्थर से लड़ता था, और बाद में जब धातु युग आया तो धातु के हथियार बनाए, तो भी यदि उनमें लड़ाई झगड़ा युद्ध होता था तो वो एक सीमा में ही रहता था। लेकिन आज हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसे विध्वंसक हथियार जो हैं विकसित कर लिए हैं कि हम लोग चंद मिनटों में ही इस पूरी धरती से मानव सभ्यता को समाप्त कर सकते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि ये जो बटन है, ये बटन दबाने का काम जो है उन लोगों के हाथ में है जो लोग मानव जाति के प्रति जिम्मेदार नहीं है। हम राजनेताओं को देखते हैं, राजनेताओं का जो चरित्र है, जो उनका आचरण है, उसमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और इसी के कारण से जो युद्ध के लिए जो तकनीकी जो बौद्धिकता का उपयोग हुआ है, उस बौद्धिकता ने गलत दिशा पकड़ ली है। और गलत दिशा पकड़ने के कारण गलत लोगों के हाथ में वो ताकत चली गई है, जिसको जीने में जुड़ना था, आदमी के जीने में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए था, थोड़ा बहुत हुआ है तकनीक के कारण से। जो भी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा लोगों के घर वर अच्छे बन गए हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा सकारात्मक हुआ है। लेकिन यदि मेजर ट्रेंड को देखते हैं तो पता लगता है कि वो अपराध की जगह पे, शोषण की जगह पे
और तबाही की दिशा में जो है बढ़ता हुआ दिखता है। इसलिए हम यदि शिक्षा नीति के माध्यम से मानसिकता परिवर्तन का काम करना चाहते हैं तो हमको टेक्नोलॉजी की दिशा को, टेक्नोलॉजी के कंटेंट को, है ना, एक सही दिशा देना चाहिए, जिसको हम मानवीय दिशा कह सकते हैं, उस दिशा में ले जाना चाहिए। और ये काम जो है पढ़े लिखे लोगों का, खासकर शिक्षकों का, इसमें एक अहम भूमिका हो सकती है। और पांचवा जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, जिसको हम लोग सोशल साइंस कह रहे थे, तो सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है, द स्टडी ऑफ रेगुलर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अभी एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया है आपके एजुकेशन में, और एग्जिस्टेंशियलिज्म मनमानी करने की शिक्षा है, यानी बच्चा जो भी मनमानी करना चाहता है, टीचर को उसको सहयोग करना है, इस रूप में एग्जिस्टेंशियलिज्म है। मैं इसको मनमानी करना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में जो व्यक्तिवाद है उसने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। व्यक्तिवाद के कारण से परिवार टूट गए, समाज टूट गए, राष्ट्रों के प्रति अनास्था पैदा हो गई, संविधान के प्रति अनास्था पैदा हो गई, और जो भी जिसको हम लोग मॉरलिटी कहते हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनके प्रति अनास्था पैदा हो गई। क्योंकि व्यक्तिवाद ये कहता है कि हर आदमी की व्यक्तिगत लाइफ होती है, और व्यक्तिगत लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए शिक्षा को उसमें नियोजित कर दिया गया। तो ये तो समाज को तोड़ देगा। जबकि हम लोग आदिकाल से एक कह रहे थे कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अखंड समाज बनाना है, जिसको हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कह रहे थे। शिक्षा का जो उद्देश्य है, या हमारी सनातन परंपरा का जो घोष है, उसमें है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। तो सर्व के शुभ के लिए मानसिकताओं को जो है जन्म देना था, उसकी जगह हम लोग व्यक्तिवाद और समुदायवाद की मानसिकता को सोशल साइंसेस के माध्यम से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे सोशल साइंस है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप बिहेवियर जो है वो उसके लिए सोशल साइंसेस थी, ताकि हम लोग जो ग्रुप के बिहेवियर को समझ सकें और आपस में विविधताएं होने के बाद भी एकत्व को, सामरस्यता को स्थापित कर सकें। मुझे कहते हुए दुख होता है कि जो सोशल साइंसेस हम लोग पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं, उसके माध्यम से इस तरीके की मानसिकताएं जो हैं वो पैदा नहीं हो पाई हैं, जिसमें रेगुलर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन को समझा जा सके। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक समय ऐसा था जब हमको ये लगता था ये नए नए जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स आ रहे हैं, इससे ज्ञान मंडल का विकास हो रहा है और मानव जो है विकसित होगा, उसमें जागृति आएगी और मानव का जीना और सुखपूर्वक हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमको ये समझ में आ गया, यानी पिछले यदि 40 साल की हम समीक्षा करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो बुरी तरह से दिशा भ्रमित हो चुके हैं, और उसके कारण से सोशल साइंस से कोई रेगुलर बिहेवियर जो है हमको पकड़ने में नहीं आ रहा। साइंस टेक्नोलॉजी जो है भस्मासुर की तरह हो गई है। जो नेचुरल साइंस है उसमें हम नेचुरल बिहेवियर, हम यहाँ तक कि जो मौसम का जो बिहेवियर है उसको भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमने ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर दी है, हमने क्लाइमेट चेंज को पैदा कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण से हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो भी इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम लोग एल नीनो इफेक्ट आदि बोलते हैं। वो सारे इफेक्ट जो है पैदा हो रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के दिशा में विचार करते हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इसका समाधान नहीं है। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो फ्रेगमेंटेड तरीके से एजुकेशन को देखने का जो प्रयास हुआ है पिछले 100, 200, 300 साल में, उसने जो है मानव जाति को किस दिशा में ले जाके, किस स्थिति में ले जाके खड़ा कर दिया है, इसकी समीक्षा का समय आ गया है। और इसलिए मैंने कहा कि जो ब्लूम का टेक्सोनॉमी था, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, या जो फंडामेंटल कंटेंट ऑफ एजुकेशन है, इनको फ्रेगमेंटेशन से बचा के इनको आपस में मल्टीडिसिप्लिनरी तरीके से या इनके आपस में अंतर संबंध को स्थापित करने की ज़रूरत है। मूल रूप से यदि देखें तो ज्ञान, विवेक और विज्ञान को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी समीक्षा की है कि हम जो पाना चाहते थे उससे भिन्न जगह पे चले गए। आप लोग इस स्लाइड को देख लीजिएगा। फिलॉसफी से हम क्या पाना चाहते थे और हम पहुँच कहाँ गए। मैथमेटिक्स से हम क्या पाना चाहते थे, हम कहाँ पहुँच गए। नेचुरल साइंस से हम क्या पाना चाहते थे, हम कहाँ पहुँच गए। इसको आप स्लाइड को देख लीजिएगा। अभी समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एकेडमिक डिसिप्लिन्स में यदि हम देखते हैं
तो मैंने कुछ कुछ टुकड़े टुकड़े में बात की है, लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ों को पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। जैसे विज्ञान से हमको अपेक्षा थी कि विज्ञान से प्राकृतिक नियमों को समझ सकेंगे, प्रकृति में नियंत्रण और संतुलन की स्पष्टता होगी, नैसर्गिक जीवन होगा और एक निश्चितता हमारे अंदर आएगी और हम भय मुक्त होंगे, प्राकृतिक आपदाओं से हम भय मुक्त होंगे और एक यूनिवर्सलिटी को समझ पाएंगे, जिसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, उस तरीके से समझ पाएंगे। यानी हम प्रकृति के साथ ऑर्डरली जी पाएंगे, व्यवस्था में जी पाएंगे। हुआ क्या, तो अनियंत्रण पैदा हो गया, असंतुलन पैदा हो गया, प्रदूषण हो गया, अस्थिरता अनिश्चितता आ गई, संघर्ष और द्वंद्व हो गया और मानव का जीना जो है लक्ष्य और दिशा विहीन हो गया। तो ये हमको समझना पड़ेगा मनोविज्ञान से हम क्या चाहते थे वो कहाँ पहुँच गए। आज मनोविज्ञान कामोन्माद में, दिखावा में, इंद्रियता में, फूहड़ता में, शासन और व्यापार में इसका उपयोग हो रहा है। प्रचार की जो दिशा है वो मानव को ठगने के अर्थ में, भ्रमित करने के अर्थ में मनोविज्ञान का उपयोग हो रहा है। दर्शन शास्त्र को यदि हम देखते हैं तो दर्शन शास्त्र में रहस्य आ गया है, मतभेद आ गए हैं, क्रिया की उपेक्षा है, वितंडावाद है, एक दूसरे का विरोध है और उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं मानव जाति में हैं। इसी तरीके से जो अर्थशास्त्र है वो लाभोन्माद का शिकार हो गया है। शोषण, अपराध और आर्थिक विषमताएं जो है वो पूरी मानव जाति में पैदा हो गई। गरीबी अमीरी के बीच में खाई बन गई है, व्यक्तिवाद पैदा हो गया है और जो लाभोन्माद अर्थशास्त्र से पैदा हुआ उसने भोगोन्मादी समाज को तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से जो एकेडमिक डिसिप्लिन हैं उनमें जो एक्सपेक्टेशन थी और उससे जो कुछ उससे सृजित हो रहा है, उससे निःसृत हो रहा है, यदि हम उसको देखते हैं तो हमको बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हम सब लोग शिक्षक इसलिए नहीं बने थे कि हम पूरी मानव जाति को अपराध और शोषण की जगह पे धकेल देंगे। हम लोग शिक्षक इसलिए हुए थे कि हम एक ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे जो मानव को और ज़्यादा सुखी करेगा और इस धरती को भी स्वर्ग बनाने में उसकी भूमिका का निर्वाह करेगा, जो नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने एक आपको बताया है कि क्यों इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। क्योंकि इंटीग्रेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो कंटेंट का फ्लो है वो इस तरीके से होता है। तो जिसमें कंटेंट के फ्लो में तो कंटेंट के फ्लो को यदि हम देखते हैं तो पहले इज़म होता है, इज़म से फिर फिलॉसफी आती है, फिलॉसफी से थ्योरी आती है, थ्योरी से एजुकेशन का कंटेंट बनता है, फिर उस एजुकेशन कंटेंट से कैरिकुलम डेवलपमेंट का काम होता है, फिर वो कैरिकुलम से सिलेबस बनते हैं, टेक्स्ट बुक बनती हैं, वो टीचर्स के माध्यम से विद्यार्थी तक जाती हैं, फिर जो विद्यार्थी में आता है वो फिर परिवार और समाज में आता है, जो परिवार समाज में आता है वो राष्ट्र में और गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में आता है, फिर इस तरीके से इंटरनेशनल बिहेवियर में या इंटरनेशनल गवर्नेंस में आता है। तो ये एजुकेशन का कंटेंट है, उससे पता लगता है कि जो शिक्षा और व्यवस्था है वो अन्योन्याश्रित होती है। तो शिक्षा पहले एक मानसिकता का निर्माण करती है और शिक्षा की मानसिकता के माध्यम से जो बच्चे निकलते हैं उनमें उस मानसिकता के अनुरूप आचरण आता है और जैसा आचरण होता है वैसी व्यवस्था ढल जाती है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि भारत जो है वो सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी भारत की राजनीति में या भारत के जनता में जो है व्यक्तिवाद बहुत बुरी तरीके से घर कर रहा है। उसका मूल कारण है कि शिक्षा में व्यक्तिवाद को जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया है। धीरे धीरे वो व्यक्तिवाद जो है संविधान का भी हिस्सा हो जाएगा और व्यवस्था का हिस्सा हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा हमको कि हम किस प्रकार का समाज चाहते हैं। इसके बाद मैंने एक आपको उदाहरण दिया है कि कैसे इज़म से फिलॉसफी डेवलप होती है। जैसे मटेरियलिज्म से मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी से कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक कंटेंट और कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक कैरिकुलम से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टूडेंट और टीचर में आ जाता है और वही कॉन्फ्लिक्ट जो है सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो अभी भौतिकवादी शिक्षा है जो उसका कंटेंट है उसमें मेजर कंटेंट जो है वो मटेरियलिज्म है और मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं। क्योंकि मटेरियलिज्म का बेसिक एजम्पशन है कि मैटर में इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। यही कॉन्फ्लिक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के रूप में आता है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एकेडमिक डिसिप्लिन के माध्यम से सोसाइटी में पहुंचता है। जैसे मैं मीडिया का प्रोफेसर हूं तो
हम लोग जो है एक एजेंडा सेटिंग और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पढ़ाते हैं। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मीडिया उपयोग करता है, उसके कारण से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उससे उनका टीआरपी बढ़ता है और इस तरीके से मीडिया जो है वो शोषण के काम में लगता है। अब प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान है कि जो शिक्षा की वस्तु है उसकी अखंडता और सामरस्यता को विकसित करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो ज्ञान विवेक विज्ञान है उसके अंतर संबंध और अंतर संबंध को जो है समझना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि इसको मानव के जीने से इसका संबंध को पहचानना पड़ेगा। और जो प्रचलित शिक्षा है उसके मानवीकरण और उसके गुणात्मक सुधार की दिशा में काम करना पड़ेगा। ये मूल हमको जो समाधान दिखता है। तो इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि मूल रूप से जो समाधान है वो क्या है, जो शिक्षा की अखंडता और सामरस्यता को पैदा करता है, तो वो ज्ञान विवेक और विज्ञान की शिक्षा है। तो जो ज्ञान का मतलब क्या है, तो ज्ञान का मतलब है जिसमें अनुभव और विचार का क्षेत्र होता है, उससे मानव में मानसिकता का निर्माण होता है। विवेक क्या करता है, अखंड समान मानसिकता को बनाता है। विज्ञान क्या करता है, तो सार्वभौम व्यवस्था को समझने की क्षमता को विकसित करता है। तो यदि ये विवेक विज्ञान और ज्ञान विवेक विज्ञान यदि आपस में अंतर संबंधित होते हैं, तब ये मानव मानसिकता, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था की मानसिकता को हम लोग विकसित कर सकते हैं। क्योंकि मानव जो है इन सबके साथ 5 स्थितियों में जीता है, जिसको व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र कहते हैं। इसी को कहते हैं इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, नेशनल लाइफ और इंटरनेशनल लाइफ। और इसके बाद मानव इन 5 स्थितियों में जीता हुआ मूल रूप से 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी करता है। शिक्षा संस्कार उसमें से एक है, उत्पादन कार्य है, विनिमय कोष है, न्याय सुरक्षा है और स्वास्थ्य संयम है। तो हमारा बच्चा ऐसा तैयार हो जिसमें ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता हो, और वो इन 5 स्थितियों में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के स्तर पर व्यवहार को समझता हो, व्यवहार पूर्वक जीता हो, और ये जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है इसमें भागीदारी करता हो। जैसा नई शिक्षा नीति ने व्यवसाय शिक्षा को कंपलसरी किया है, क्योंकि यदि बच्चे में व्यवसाय की स्किल ही नहीं होगी तो वो जो आर्थिक कार्यक्रम है जिससे शरीर का पोषण संरक्षण होता है उसमें उसकी भागीदारी नहीं हो पाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी, जैसा हमारे देश में बढ़ गई है। क्योंकि शासन में या कारपोरेट में कितनी नौकरी हो सकती है आदमी को, वो सीमित ही हो सकती है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए। तो जो व्यवसाय की शिक्षा है वो उसको इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जोड़ सकती है। तो इसलिए जो शिक्षा है उसमें ज्ञान की शिक्षा होना चाहिए, यानी जिसको हम लोग फिलॉसफी कह रहे हैं। बिहेवियरल साइंसेस की शिक्षा होना चाहिए, व्यवहार की शिक्षा जिसको विवेक की शिक्षा कह रहे हैं, और विज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन जो विज्ञान है वो किसी एक भ्रमित कल्पनाशीलता की ओर बच्चे को ना ले जाके उसको उत्पादन के साथ जोड़ सके, ऐसे विज्ञान को हमको विकसित करने की आवश्यकता है। मैंने इसमें कहा कि जो ज्ञान है, ज्ञान का जो क्षेत्र है वो अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। विवेक का मतलब है कि अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय और व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इन सबको सम्मिलित रूप से इसमें जो व्यवहार की जो समझ है इसको विवेक कह रहे हैं। विवेक का मतलब सामाजिक क्षेत्र होता है। फिर इसके बाद विज्ञान है। विज्ञान का मतलब होता है जो प्राकृतिक क्षेत्र है उसमें भी 4 आयाम, 5 स्थिति और 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है। इनको इंटीग्रेट करने से जो विज्ञान का शिक्षा है उसको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। फिर इसके बाद मैंने कई स्लाइड्स के माध्यम से, क्योंकि अभी समय कम है, ज्ञान विवेक विज्ञान के बहुत सारे डायमेंशंस को स्पष्ट किया है। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही मानव मानसिकता के रूप में समाधान आता है, विवेक से जो है अखंड समाज के रूप में अभय आता है। क्योंकि अभी हम लोग सब आपस में डरे हैं, हर परिवार दूसरे परिवार से डरा हुआ है ना, हर समाज दूसरे समाज के साथ डरा है, हर देश जो है किसी न किसी दूसरे दुश्मन देश के साथ डरा हुआ है, भय के साथ जी रहे है ना। जैसे भारत को ही देख लीजिए, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, कहीं सब जगह से भारत पे कुछ ना कुछ है। भारत से भी लोग डरे हुए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरीके से जो विज्ञान है वो समृद्धि और सह अस्तित्व और जिसको प्राकृतिक और उत्पादन का क्षेत्र कहता है उसको समृद्ध करने के काम में विज्ञान को हम समझ सकते हैं। फिर मैंने लिखा है कि जिसको हम संस्कृति कहते हैं
वो ज्ञान से आती है, जिसको सभ्यता कहते हैं वो विवेक से आता है, क्योंकि व्यवहार की शिक्षा के रूप में ही मानव में सभ्यता आती है। हम अपने परिवार में यदि न्याय के साथ जीते हैं, हमारा परिवार दूसरे परिवार के साथ न्याय से जीता है, तभी सभ्यता आती है। और जो विज्ञान है वो विधि और व्यवस्था को करता है। तो इस तरीके से जो ज्ञान विज्ञान विवेक की शिक्षा है वो सभ्यता संस्कृति विधि और व्यवस्था को भी एक सूत्रित करती है और उनमें सामरस्यता को स्थापित करती है। इसके बाद ये जो प्रचलित शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए उसको यहाँ पर लिखा है, जिसमें लिखा है कि दर्शन शास्त्र के साथ क्रिया पक्ष का, भूगोल के साथ मानवीयता का, इतिहास के साथ मानवीयता का, साहित्य में तात्विक पक्ष का, मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का। यदि हम इसको ओरिएंट करते हैं तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा की वस्तु है वो ठीक दिशा में जा सकती है और उससे मानसिकताओं का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा। यदि आदमी के जीने को समझने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि मानव के जीने के 4 आयाम हैं: अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। इसमें से जो अनुभव का एरिया है और जो विचार का एरिया है, इसके माध्यम से मानव अपने चारों ओर के संसार को समझता है, प्रकृति को समझता है, मानव को समझता है, स्वयं को समझता है। तो जो समझने का जो क्षेत्र है उसको अनुभव और विचार का क्षेत्र बोलते हैं, और जो जीने का क्षेत्र है वो व्यवहार और व्यवसाय का क्षेत्र है। क्योंकि हर मानव का जन्म जो है माता पिता के रूप में परिवार में ही होता है, और इसमें परिवार में बहुत सारे संबंध होते हैं। उन संबंधों में हर मानव संतान को जीना होता है। तो इसलिए जो जीने की जो जगह है, जिसको हम कह रहे हैं सामाजिक क्षेत्र है, उसमें व्यवहार में जीना जो है वो अनिवार्य है। कोई भी मानव संतान ऐसी नहीं होती है जो व्यवहार की उपेक्षा करके जी सके। इसलिए जीने का एक क्षेत्र है व्यवहार। व्यवहार के माध्यम से हम संबंधों में न्यायपूर्वक जीने को सुनिश्चित करते हैं, और मैंने कहा यदि हम न्यायपूर्वक जी पाते हैं उसी का नाम सभ्यता है। और यदि हम न्यायपूर्वक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के स्तर पर जी पाते हैं उसी का नाम संप्रभुता है। क्योंकि न्याय जो है वो प्रभुता से जुड़ता है। तो यदि न्याय का आचरण हम मानव संतान में स्थापित करते हैं तभी उसमें संप्रभुता जो है वो आ सकती है। दूसरा जो जीने का क्षेत्र है, जिसको व्यवसाय का क्षेत्र कहते हैं, जिसको प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, जिसका मूल प्रयोजन जो है अर्थोपार्जन है। अर्थोपार्जन का मतलब तन मन धन के रूप में अर्थ होता है, अर्थ का उपार्जन करना। और उसके लिए शिक्षा में निपुणता, कुशलता, पांडित्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजित करने की क्षमता हर विद्यार्थी के अंदर हमको स्थापित करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मानव जो भी उत्पादन करता है उसमें प्राकृतिक नियमों को उसको समझना होता है। और ये जो व्यवसाय का जो डोमेन है, क्षेत्र है, जिसको हम लोग प्राकृतिक क्षेत्र कह रहे हैं, यही व्यवस्था के रूप में होता है। क्योंकि व्यवस्था के 3 हिस्से होते हैं: एक अर्थव्यवस्था, एक राज्य व्यवस्था, एक धर्म व्यवस्था, या जिसको हम आज के समय में कहें तो शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि धर्म का मतलब सर्वतोमुखी समाधान होता है। तो शिक्षा का जो मूल प्रयोजन है वो मानव की समस्याओं का समाधान करना होता है। जैसे हम लोग रिसर्च में कोई प्रॉब्लम लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जो यदि हम व्यवस्था को समझते हैं तो एक अर्थव्यवस्था है जिसमें हम अपने मानव शरीरों की या परिवारों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे समृद्धि आती है। दूसरी है जो भी उत्पादित वस्तु के रूप में अर्थ है, जिसको तन मन धन कह रहे हैं, उसका सुरक्षा करना। तो जो राज्य व्यवस्थाएं हैं उनका जो मूल काम होता है वो तन मन धन की सुरक्षा करना होता है। और इसके बाद है जिसको हम शिक्षा व्यवस्था या समाज व्यवस्था या धर्म व्यवस्था कह सकते हैं, उसका मूल प्रयोजन है सदुपयोगिता को सिखाना। तो शिक्षा का ये भी दायित्व है कि बच्चे के अंदर जो भी प्राकृतिक ऐश्वर्य है, जो मानव ने श्रम पूर्वक जो भी उत्पादन किया है, उसके सदुपयोग को सुनिश्चित करें। और सदुपयोग के सुनिश्चित ना होने के कारण ही बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे प्रदूषण की जो समस्या है उसका मूल कारण है कि हमको सदुपयोग नहीं आता है। हमको अपनी जिसको जैसे परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, यदि इनको सदुपयोगिता के अर्थ में नियोजित किया होता तो हमारे पास जितने अभी वाहन हैं, इसके 1/4 वाहन से ही हम इतना ही मूवमेंट कर सकते थे। लेकिन हमने इतनी सारी गाड़ियां पैदा कर दी हैं, और ये गाड़ी पैदा करने में कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद भी इसका उत्तरदायी है। और इसके कारण से सड़कें जो है वो
पूरी तरह से वाहनों से भर गई हैं और उन वाहनों में जलने वाले पेट्रोलियम के कारण से पूरा हवा का प्रदूषण हो गया है। हवा के प्रदूषण से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है और उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पूरी धरती की जो व्यवस्था है वो धरती जो है वो अव्यवस्था की ओर जा रही है। तो मैंने ये कहा कि जो समझने का क्षेत्र है वो आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षेत्र है, जो व्यवहार का जो जीने का क्षेत्र है वो सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र है। तो जो शिक्षा है उसमें ये चारों क्षेत्रों की जो शिक्षा है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षेत्र को मिला के ज्ञान का क्षेत्र कहते हैं, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र को मिला के विवेक का क्षेत्र कहते हैं, और सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र को मिला के विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान से लक्ष्य के रूप में विवेक तय होता है और विवेक से फिर विज्ञान का दिशा तय होता है। तो इसलिए अभी विज्ञान जो है वो दिशाहीन दिखता है और मानव लक्ष्य विहीन दिखता है। तो हमारे व्यक्ति में, परिवार में, समाज में जीने का लक्ष्य नहीं दिखता है। तो लक्ष्य की स्पष्टता को सुनिश्चित करना भी शिक्षा का एक काम है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अनुभव और विचार का क्षेत्र है यही विधि और संस्कृति का क्षेत्र है, और जो जीने का क्षेत्र व्यवहार और व्यवसाय है इसी को सभ्यता और व्यवस्था का क्षेत्र कहते हैं। यही मानव में अनुभव का क्षेत्र प्रभुता के रूप में रहता है, और विचार का क्षेत्र यदि प्रभुता के यानी जिसको नियम, न्याय, धर्म, सत्य के अर्थ में यदि कोई विचार शक्ति का नियोजन करता है उससे मानव में प्रबुद्धता आती है। और प्रबुद्धता जब व्यवहार में उतरती है तो संप्रभुता आती है, और जब प्रबुद्धता और संप्रभुता जो है व्यवस्था में उतरती है तब प्रभु सत्ता के रूप में धरती को हम स्वर्ग के रूप में देख सकते हैं। अभी तो धरती जो है वो धीरे धीरे तबाह हो रही है। प्राकृतिक जो उसका ऐश्वर्य था वो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसमें हर स्तर पे असंतुलन जो है वो स्थापित हो गया है। तो इसलिए हमको बहुत समीक्षा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो शिक्षा जगत है उसका ये दायित्व होता है कि लोगों को आगाह करे, जो भी गलत दिशा पकड़ ली है उसके प्रति आगाह करें, उसमें क्या समाधान हो सकता है उस समाधान को प्रस्तुत करें। शिक्षा को इस तरीके से बनाए कि जो मानव संतान है उसमें मानव मानसिकता की स्थापना हो, उनमें मानवीय आचरण जो है उनके जीवन में परिलक्षित हो, और वो एक मानवीय व्यवस्था की ओर बढ़ सके ताकि ये धरती स्वर्ग हो और मानव सुखपूर्वक जी सके। एक दो स्लाइड और शेयर कर पाऊँगा क्योंकि 12:15 बज गया है। मुझे लगता है 5 मिनट में बात पूरी करना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं जो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तो इसमें मैंने कहा कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है और जो विचार का क्षेत्र है। आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब है जिसमें फिलॉसफी पे काम हुआ है। सारी फिलॉसफी को मैं आध्यात्म का क्षेत्र बोलता हूँ, है ना, जिसमें ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, अर्थ मीमांसा है, कर्म मीमांसा है, मूल्य मीमांसा है ना, एपिस्टेमोलॉजी है, इसके अलावा जो फिलॉसफिकल लॉजिक है, और चाहे वो ईस्टर्न फिलॉसफी हो, वेस्टर्न फिलॉसफी हो, आइडियोलॉजीज़ हों, ये सबको मिला के हम अनुभव और विचार का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि सनातन परंपरा से ही ज्ञान परंपरा का इतिहास हम लोग देखते हैं। जैसे भारत में हम लोग वैदिक परंपरा से आज तक जो है हम ज्ञान की परंपरा के इतिहास को देखते हैं। तो ये जो अनुभव और विचार का क्षेत्र है इसमें ये सारी फिलॉसफीज़ आ जाती हैं। यही फिलॉसफी जो है व्यवहार से जुड़ती हैं। जब ये व्यवहार से जुड़ती हैं तभी उसमें न्याय के साथ जीने की समझ जो है विकसित होती है। उसी न्याय के साथ जीने की समझ के साथ ही आचार संहिताओं का विकास होता है। जैसे हम लोग जिसको नागरिक आचार संहिता की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, और यदि हम इसको ग्लोबल लेवल पे देखें तो एक मानवीय आचार संहिता जिसको कहें कि एक ह्यूमन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इस समय की आवश्यकता है। क्योंकि कल्चरली जो है पूरी दुनिया अब आपस में जुड़ चुकी है, इसलिए केवल किसी नागरिक सिविल कोड से, है ना, जिसको हम लोग सिविल कोड्स कह रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होता है, उससे काम नहीं होगा। हमको पूरी मानव जाति के लिए आचार संहिता को, उससे संबंधित विधि विधान को और एक ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानने की ज़रूरत है। अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो शक्ति केंद्रित संविधान है,
और वो हर देश का संविधान जो है अलग अलग है। लेकिन अब समय आ गया है कि मानव जाति को एक ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में विकसित करने की ज़रूरत है। तो यदि ये फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और फिलॉसफिकल लॉजिक जो है यदि व्यवहार की शिक्षा से कनेक्ट होता है और व्यवहार न्याय के साथ कनेक्ट होता है, न्याय जो है आचार संहिताओं से कनेक्ट होता है और आचार संहिताएं संविधान से कनेक्ट होती हैं, तो जो शिक्षा है वो आचरण में उतर सकती है, जो मानसिकता है वो आचरण में उतर सकती है। और यही जो तीनों आयाम हैं जिसको अनुभव, विचार और व्यवहार आयाम कह रहे हैं, यदि ये व्यवसाय में जुड़ते हैं, व्यवस्था में जुड़ते हैं, यानी जो विज्ञान के साथ जुड़ते हैं, प्राकृतिक नियमों के साथ जीने को सुनिश्चित करते हैं, उत्पादन प्रणालियों को नियमपूर्ण उत्पादन प्रणालियों के साथ जोड़ने में शिक्षा अपनी भूमिका का निर्वाह करती है, तो सारे जो साइंस टेक्नोलॉजी के जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं वो इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने कहा एक फ़िलासफ़ी, आइडियोलॉजी, फिलॉसफिकल लॉजिक का एरिया है, दूसरे एरिया जो है सोशल साइंसेस का है और तीसरा एरिया जो है साइंस टेक्नोलॉजी का है। तो यदि ये सब के सब जीने से जुड़ते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, तभी हम ये ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षा अपने प्रयोजन को पूरा कर पाएगी और ये धरती जो है स्वर्ग होगी, मानव में समाधान आएगा। फिर एक बात और मैं करना चाहता था, बस 1-2 मिनट। तो उसमें यह है कि जैसे हमने ब्लूम को देखा था, तो ब्लूम ने जो है एक प्रकार का टैक्सोनॉमी दिया और उसमें उसने कहा कि एक कॉग्निटिव डोमेन है। यदि इस कॉग्निटिव डोमेन को यदि हम एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन के फ्रेमवर्क में देखते हैं, तो हम ऐसा पाते हैं कि मानव में छोटी उम्र से ही जो शिक्षा क्या काम करती है, तो शिक्षा करती है शब्द से अर्थ से जोड़ती है, जो शब्द होते हैं उनको अर्थ से जोड़ती है। फिर ये शब्द अर्थ क्या करते हैं, परिभाषाओं से जोड़ते हैं। फिर परिभाषा क्या करती है, तो वो कॉन्सेप्ट से जोड़ती है, अवधारणाओं से जोड़ती है। अवधारणाएं क्या करती हैं, तो ज्ञान और दर्शन से जोड़ती हैं। तो इस तरीके से जो जिसको कॉग्निटिव डोमेन कह रहे हैं या जो ज्ञान और समझ का क्षेत्र है, उसमें जो शिक्षा की वस्तु इस तरीके से होना चाहिए कि वो शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषा, परिभाषा से अवधारणा, अवधारणा से ज्ञान और दर्शन को जोड़ सके। और यदि अभ्यास क्रम को देखते हैं तो अभ्यास क्रम ऐसा होना चाहिए कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव की तरफ जाना चाहिए। श्रवण का मतलब है, जैसा हम लोग परंपरा में सुनते रहे हैं कि पहले हमको सुनना आना चाहिए, है ना। अभी क्या हो गया, हम सुनते कम है ना। सुनने के बाद गुनना आना चाहिए। यदि हम सुनेंगे नहीं तो गुनेंगे ही नहीं। तो अभी शिक्षा ऐसी हो गई कि हम में सुनने का धैर्य खत्म हो गया। तो सुनने के बाद गुनना और गुनने के बाद उसको जीने में उतारना, और उसके बाद हमको कोई अनुभव के रूप में अपनी बात को कहना, जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं। तो ये अध्ययन अभ्यास का एक क्रम है। इससे क्या होगा, इस तरीके से यदि हम ज्ञान के क्षेत्र को है तो हमको जो ज्ञान संबंधी जो मुद्दे हैं उनका भास होगा, आभास होगा, प्रतीति होगी और अनुभव होगा। तो जो अनुभूति का क्रम है, जो सच्चाइयों का भास हो सके, आभास हो सके, प्रतीति हो सके, अनुभव हो सके, ये एक उसका सीक्वेंस है। ये हाँ, ये जोड़ कनेक्ट करना पड़ेगा। हो गया नहीं हो गया, आ रही है आवाज़। हाँ। तो इसी तरीके से मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पे ज्ञान और समझ के आयाम को, जिसको कॉग्निटिव कह रहे हैं और जिसको बिहेवियरल डोमेन कह रहे हैं, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के रूप में, और संबंधों की पहचान, कर्तव्य और दायित्व, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में भागीदारी, संविधान और परंपरा में भागीदारी, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और इसमें जो है आपस में अंतर संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया है। और फिर मैंने इसके आधार पे ये कहा कि जो भी शिक्षा का अधिगम है, जो लर्निंग का एरिया है, उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है समझना समझाना। समझना समझाना जो है वो ज्ञान का होता है,
और फिर दूसरा है जिसको सीखना सिखाना कहते हैं। सीखना सिखाने का मतलब होता है व्यवहार जो है वो सीखने की चीज़ है, जिसको हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा जो है शिष्टता और सुशीलता को स्थापित करती है, इसलिए जो शिक्षा है वो शिष्टता के रूप में होती है, जो व्यवहार शिक्षा के रूप में ही होती है, जिसको हम लोग अध्ययन कहते हैं। अध्ययन जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं, तो वो समझना समझाना ज्ञान का क्षेत्र है, सीखना सिखाना व्यवहार का क्षेत्र है, वो करना और कराना जो है वो विज्ञान का क्षेत्र है। इसीलिए विज्ञान का जो शिक्षा है वो ट्रेनिंग के माध्यम से होता है ना, जिसको हम लोग प्रशिक्षण कह रहे हैं। जो सीखना सिखाना है वो व्यवहार की शिक्षा के रूप में होता है, और जो समझना समझाना है उसको अध्ययन कहते हैं। तो ये बहुत सारे अधिगम हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन अधिगमों को है ना, या लर्निंग एरियाज़ को समझना समझाना में क्या होगा, सीखना सिखाना में क्या होगा, और करने कराने में उसका अंतर संबंध क्या होगा, उस अंतर संबंध को इस बड़ी टेबल के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया है। अभी इतना समय नहीं है, 1 घंटे का समय था। मुझे लगता है कि वो समय पूरा हो गया, मैंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैंने ये PDF फाइल आपको शेयर की है, आप इसको जो है समझने का प्रयास करिए। यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे संपर्क में रह सकते हैं, ताकि हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिर कभी आपके कॉलेज की तरफ से कोई निमंत्रण आता है तो और विस्तार के साथ इन एक एक मुद्दे के ऊपर बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि मैंने समस्या को भी आपके सामने रखा, मानव जाति का। दूसरा, ज्ञान के वर्गीकरण को रखा कि सनातन परंपरा में ज्ञान विवेक विज्ञान की धारा थी, उसी को ब्लूम ने एक तरीके से रखा, देवी ने दूसरे तरीके से रखा, तीसरे तरीके से जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उसके आधार पे पूरी ग्लोबल एजुकेशन किस तरीके से फ्रेम होती है उसकी बात मैंने रखी। और मैंने कहा कि ये तीनों धाराओं में कहीं ना कहीं शिक्षा को फ्रेगमेंट कर दिया गया है, और इसलिए मैंने एकीकृत शिक्षा की बात की। और एकीकृत शिक्षा में मैंने ये कहा कि ज्ञान विवेक विज्ञान को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमको ज्ञान का जो एरिया है, जिसको हमने कहा कि जिसको फिलॉसफी का एरिया भी कह रहे हैं, आइडियोलॉजी का एरिया कह रहे हैं, उसको रहस्य से मुक्त करना पड़ेगा। अभी जो हमारी इंडियन फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं, उस पर एक बड़ा आरोप लगा हुआ है कि वो रहस्यवादी है। रहस्य होने के कारण से लोगों को हम जो हमारे फिलॉसफी के मुद्दे थे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमारी जो ईस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं उनको रहस्यवादी दर्शन कह के उनको शिक्षा की वस्तु से बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए जो ज्ञान का एरिया है उसको रहस्य से मुक्त करना पड़ेगा, उसको अस्तित्व मूलक करना पड़ेगा। और जो व्यवहार का एरिया है अभी वो समुदायवादी हो गया है। हम लोग हिंदू हो के सोचने लगे, मुसलमान हो के, ईसाई हो के सोचने लगे हैं। उसकी जगह हमको मानव हो के और पूरी धरती को एक कुटुंब के रूप में है ना मानते हुए हमको व्यवहार की शिक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तभी जो है ये जो समुदाय चेतना से मुक्त होके हम लोग अखंड समाज मानसिकता, या जिसको ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं या जिसको वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं, उस दिशा में व्यवहार आचरण में स्थापित किया जा सकेगा। और जो विज्ञान है वो विज्ञान दिशाहीन हो गया है, और विज्ञान ने जो भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जो मानसिकताओं को पैदा किया है, जिस आचरण को पैदा किया है, जो प्राकृतिक रूप से असंतुलन को पैदा किया है, ये सब एक प्रकार से भस्मासुर जैसी जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें लगता है कि मानव के अस्तित्व पे संकट खड़ा हो गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नोबल लॉरिएट जो हैं वो कह रहे हैं। दुनिया के जो बड़े वैश्विक संगठन हैं वो इस दिशा में चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक के रूप में हम सब लोगों का दायित्व है, और नई शिक्षा नीति ने जो शिक्षक प्रशिक्षण है, टीचर्स एजुकेशन है, इसको थोड़ा सा और समृद्ध करने का प्रयास किया है, ताकि शिक्षक जो है अपनी एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे। आप सभी ने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, आमंत्रित किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर CP पालीवाल जी का, चंद्र प्रकाश जी पालीवाल का, और हमारे मित्र जो डॉक्टर जितेंद्र लोढ़ा हैं, जिन्होंने जो है ना इस व्याख्यान माला का प्रस्ताव दिया था, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीमती पालीवाल का, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने मेरा
प्रोफाइल पढ़ा, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मैं जो है उनका भी धन्यवाद जो है व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज की जो सभा है उसके जो अध्यक्ष हैं जगदीश प्रसाद जी गुप्ता, आर्य महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभी अध्यापकों का, आपकी समिति के सभी ट्रस्टियों का, और जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उन सबका है ना, सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। सभी को नमस्कार।